नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जैसे जैसे ये भारतीय अवाम ताकत दल की जो मुहिम या प्रयास भारतीय एकता का आगे बढ़ रहा है, अब हमारे भारतीय भाई बहनों के समाज में कितना इसका प्रसार हुआ है अभी ये देखना बाकी है, लेकिन ये बढ़ रहा है। वैसे जो समाज में विखंडनकारी ताकतें हैं जो कि विखंडन करके ही अपनी राजनीति, हालांकि वो राजनीति नहीं है, भारतीय अवाम ताकत दल का स्पष्ट मानना है और अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से ऐसी ताकतों को बताना चाहता है कि वो राजनीति है ही नहीं। राजनीति होता है देश के लिए और वो उनका सिर्फ है अपने नहीं स्वार्थ के लिए, और वो भी समाज की जो पहले से चली आ रही बुराइयों पर ही अपना वोट सत्ता की राजनीति करना, और वो भी जबकि इस देश का संविधान बन गया है तब भी जो है संविधान की बात करते हुए भी मुंह से वो संविधान की बात करेंगे, लेकिन सारे काम जो संविधान विरोधी होते हैं, समाज विरोधी होते हैं। तो ऐसी ताकतें को अब जो है बेचैनी होना शुरू हो गई है। कुछ लोग तमाम इस तरह के वह एक्सपर्ट भी बुला रहे हैं। अब जैसे कोई प्रशांत किशोर करके हैं, उनको पीके कहते हैं स्टार्ट में, माने उनका जो निक नेम पड़ गया है वो पीके करके, तो तमाम लोग कहते हैं कि भाई इस भारतीय एकता का तोड़ निकालो। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि भारतीय एकता का तोड़ क्या हो सकता है। कोई बहुत गंभीर मन से और बहुत ठंडे मन से सोचे कि भारतीय एकता का तोड़ क्या हो सकता है। भारतीय एकता का तोड़ एक तो जो वो तोड़ ही रहे थे, इस समाज को हर तरह से तोड़ ही रहे थे, तो नई बात क्या उसमें है। अब रही बात है कि लेकिन जैसा कि पिछले एपिसोड में भी बताया गया है, इसका तो तोड़ बस एक ही है कि भाई सभी लोग जो है और वो भी जो इसका विरोध कर रहे हैं भारतीय एकता में शामिल हो जाएं, यही तोड़ हो सकता है। लेकिन जो बात बताई बात इतनी साधारण सी नहीं है, मामूली सी नहीं है, इतनी सिंपल नहीं है। कॉम्प्लेक्स, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इस बात में है कि उनके जो धंधे हैं तिकड़म के, और तिकड़म जो है लोगों को कि भाई यानी ये देश राष्ट्र के रूप में ये विकसित होने को है, और सभी जो हमारे देशवासी की जो पहचान है वो राष्ट्र के साथ जुड़ी हुई है। यदि राष्ट्र भारत है तो सभी देशवासी भारतीय हैं। जैसे कि दूसरे देश हैं, जैसे कि फ्रांस है, तो फ्रांस के लोग जो है वो जातियों के आधार पर नहीं होगा, वो देश के नाम पर उनकी पहचान होगी कि वो फ्रेंच है या फ्रांसीसी। यही हाल जर्मनी में जो रहने वाले हैं उनकी जो पहचान होगी वो जर्मन के अनुसार होगी। जापान के लोग भी अपने को
अपनी जो पहचान, अपना वजूद है जापानी के रूप में। इस प्रकार जितने भी विकसित देश हैं, भारत भी एक राष्ट्र के रूप में विकसित होने के रास्ते पर है। तो इसलिए सभी देशवासियों की जो पहचान है इस भारत राष्ट्र के अनुसार होने की आवश्यकता है। तो वो सब लोग भारतीय हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका व्यवहार अभी भारतीय के रूप में होना बाकी है, जो कि सबसे बड़ा काम है। और चूंकि अभी उनका व्यवहार, उनका जो है भारतीय के रूप में होना बाकी है, अभी भी जो विखंडनकारी ताकतें हैं उनके मोह माया जाल में फंसे हुए हैं, और विखंडनकारी ताकतें अभी भी उसी जाति जो उनका हथकंडा है, जो उनका तिकड़म है, उसी के आधार पर जब ये चुनाव आता है तो उसी की बात करते हैं कि इस नेता को मिला लीजिए तो इस जाति का वोट आपको मिल जाएगा, इस नेता को बुला लीजिए तो इस जाति का वोट वो काट देगा। ये मैंने जो मीडिया, ये बार बार जो है ये बताना पड़ेगा अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि मीडिया जो है, जो अपने को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहता है, चौथा स्तंभ कहने का मुखौटा बने हुए ये समाज का, भारत देश का, भारतवर्ष का कितना बड़ा शत्रु है, यह देखने की आवश्यकता है। मतलब कि जितना खतरा और जितने खतरनाक ये राजनीतिक दल हैं, उसी के आसपास ये मीडिया का जो ये वर्ग है अपने भारतीय समाज का, वो उतना ही खतरनाक है। वो कभी भी हमारे देशवासियों को भारतीय नहीं मानता। हमेशा पाखंड के रूप में एक आध शब्द कभी कभी मुंह से निकल जाना वो दूसरी बात है, पाखंड के लिए, दिखावे के लिए, लेकिन हर वक्त वह हिंदू मुस्लिम या चुनावी जो गणित बिठाते हैं, तो ये ठाकुर, ये ब्राह्मण, ये बनिया, ये यादव, ये मुस्लिम, और जातियों में भी उपजातियों। कहने का तात्पर्य है कि सबसे बड़े ये भारत के शत्रु और संविधान विरोधी और भारतीय समाज विरोधी हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई गुस्से में या क्रोध में या वोट बटोरने के लिए कोई उत्तेजनात्मक बात कही जा रही, ये यथार्थ है। और यदि यथार्थ है तो बहुत बड़े दुख की बात है, ये सोचने की बात है। और ये अभी मानने को तैयार नहीं है कि, और ये भी बताना इसमें आवश्यक है कि हमारे भारतीय जनता दल के पदाधिकारी कई बार इन न्यूज़ चैनलों से अनुरोध किए मेरे लिए कि एक बार कम से कम जो बात जो है यूट्यूब के माध्यम से कही जा रही है, तो कम से कम इनके मन से, इनके चैनल के माध्यम से वही भारतीयता की बात कही जाए। तो ये नाम सुनते ही जो है लगता है कि वो काटा तो खून नहीं, बिल्कुल वो निस्तब्धता, जवाब ही नहीं दे, झूठ बोलना। अब सवाल है कि ये भारतीयता के जज्बे से कब तक ये भागते रहेंगे, और कब तक ये अपनी जनता को बरगलाते रहेंगे। ये मीडिया के लोग, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देख लें कि ये मीडिया हमारे समाज का ये मुखौटा पहने हुए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमारे समाज का बहुत बड़ा शत्रु है, देश का बहुत बड़ा गद्दार है, जो हर वक्त मैंने अपने देशवासियों को कभी भी ये भारतीय नहीं मानता है। हमारे देशवासियों को भारतीय के रूप में इज्जत देना इसको कबूल नहीं है। ये हमेशा सिखाता रहता है वो जातियों वाली बात। तो यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का मुखौटा पहने हुए ये जो तबका है हमारे भारतीय समाज का,
बहुत ही खतरनाक, भारत विरोधी, भारतीय समाज विरोधी। और ये शब्द जो है इसको क्वालिफाई ही नहीं करते बल्कि इसकी करतूत का नमूना पेश करते हैं। इसकी करतूत तो और खतरनाक है, उसके नमूने के रूप में, एज ए सैंपल। तो अब इस मीडिया का इलाज कैसे होगा? तो अभी क्योंकि समाचार तो समाचार की एजेंसी तो यही है, जो चाहे झूठा ही सही, मतलब कुछ समाचार तो नहीं के माध्यम से मिलता है, लेकिन फिर भी ये राजनीतिक दलों की तरह ये इनकी पात्रता है कि इनको भी नष्ट में नाबूद करने की आवश्यकता है। कैसे किया जाएगा? अब ये जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक दलों में एक जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, उसी के द्वारा तो ये मीडिया जो है स्थापित है। तो जो चरित्र जेएनपीसी का है वही हुबहू चरित्र जो है इन मीडिया वालों का है। जेएनपीसी की चरित्र हमेशा भारत विरोधी है, भारत को हमेशा तकलीफ देने वाला है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी है, उसके करतूत भी है, और उसकी फितरत और डीएनए भी है। तो और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि हमारे इतिहास में किस तरह की शक्तियाँ रही हैं, किस तरह के तत्व रहे हैं, और किस तरह के हमारे संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने क्या राह दिखाई है। इन दोनों में हमेशा ये संघर्ष चलता रहा। और कुछ हमारे क्रांतिकारी और हमारे शहीदों ने तो यहाँ तक कि उन्होंने ये सोचा कि यदि हम अपना प्राण हम दे देंगे, अपनी कुर्बानी शहादत दे देंगे, तो शायद मैंने लोग प्रेरित होंगे और भारतीय एकता के मुहिम में आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने प्राण दिए, फांसी के फंदे को चूमा, अपनी कुर्बानी शहादत दी। लेकिन ये कट्टरवादी तत्व जो है, इनके रूप कई होते हैं, कई रूपों में। जैसे आप रामायण देखिए, राक्षस जो है कई रूप बदलता है। तो ये कट्टरवादी तत्व जो है कई रूपों में आपको मिलेंगे। आज़ादी के पहले वो कांग्रेस के रूप में, फिर वो मुस्लिम लीग के रूप में, तो फिर जो है वो आरएसएस के रूप में, वो हिंदू महासभा और हिंदू महासभा के रूप में, और 47 के बाद फिर जातियों के आधार पर, जो जातियों, संप्रदायों, भाषा क्षेत्र के आधार पर जो इस समाज में विखंडन पैदा करके और सत्ता की जो साजिश कर रहे हैं, उनके रूप में। तो हमारे महापुरुषों ने इनकी पहचान की है कि ये बड़े खतरनाक शत्रु हैं। वो सफ़ेद अंग्रेजों से भी अधिक वो खतरनाक है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अब तो समाधान आपके हाथों में है। अब आप जो है इनके हथकंडे का शिकार क्यों बनते हैं? ये सवाल तो आकर के यानी यहाँ पर टिका हुआ है। अपने देश के दुश्मनों को पहचानने, पहचान पाने की जो विफलता है, असफलता है, अपने देश के दुश्मनों को पहचान पाने की जो विफलता है, ये एक परमानेंट कमजोरी रही है हमारे भारतीय समाज की। और उसी कमजोरी का फायदा उठा करके जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन, उसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला दिया जाए उससे भी कम पड़ेगा। आबादी आप सोच लीजिए, बहुत ही कम आबादी। वहाँ से जब आए थे तो व्यापार करने के लिए आए थे, और कोई सेना नहीं लाए थे। वो यहीं के लोगों की कमजोरी का फायदा उठा करके, कमजोरी का शोषण करके यहीं के लोगों को अपनी सेना में भर्ती की। जरा इस बात को समझिए। ये कमजोरी जो है वो यानी बहुत दिनों की है कि हम अपने लोगों को अपना मित्र नहीं मानते हैं, अपने लोगों को सम्मान नहीं दे पाते हैं। बाहर के लोगों को स्वार्थवश जो है उन दुश्मनों को साथ देने में कोई गुरेज नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि गद्दारी भी करते हैं। ये समस्या है।
भारतीय अवाम ताकत दल आज सबको जगाने की जरूरत है कि पहले अपने देश के लोगों को सम्मान दीजिए, अपने देश के लोगों को उनको इज्जत दीजिए, उनको गले से लगाइए और भारतीय एकता लाइए। यह मोदी महोदय जैसे लोगों से भी कहना चाहता है कि एक्सप्रेसवे, हाईवे और वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो है इंडस्ट्रियल पार्क, भारतमाला, ये सब बेकार है जब तक कि भारत के लोगों में एकता न हो, आपसी भाईचारा न हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान न हो, और ये ताकतें जो भेद पैदा करती हैं ये सक्रिय हैं। चीन सिर्फ 40 वर्ष में इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर बन गया। क्यों? कि चीन के लोग बिल्कुल एक होकर के राष्ट्र के लिए वो सोचते हैं। यहाँ पर कुछ तबके को छोड़ करके जो हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जो हमारे टेक्नीशियन हैं, जो हमारे इंजीनियर हैं और कुछ डॉक्टर हैं और कुछ लोग हैं, ये तो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। लेकिन बाकी जो तबका है और जो राजनीतिक जो तबका है और उनसे संबंधित जो तबका है वो देश के लिए नहीं वो सोचता है। अब जैसे कि बताया गया था कि करीब 5-6 साल पहले दिवाली के अवसर पर वो कुछ यानी सामान जो कि चीनी सामान, ये जो लड़ी होती है इत्यादि जो होती है वो खरीदने के लिए मैं गया था। तो व्यापारी, हालांकि व्यापारी दोषी नहीं है, लेकिन जो मानसिकता उसके दिमाग में भरी गई थी, वो चीन का सामान बेच रहा था। वो कह रहा था कि कुछ ही सालों में यह चीन पूरा भारत पर कब्जा कर लेगा और हम लोग चीन के गुलाम हो जाएंगे। वो छोटा सा व्यापारी कह रहा था, लेकिन उसको ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा था। वो व्यापारी की मानसिकता नहीं, कितने जो चीन का सामान जो सिर्फ सस्ते के नाम पर लोग खरीदते भी हैं और लोग बेचते भी हैं। कभी भी ये ख्याल होता है कि भाई ऐसा करना अपने राष्ट्र के हित के खिलाफ है। चीन के सामान बेचने में बहुत बड़ा एक तबका जो है वो भारतीय समाज का उसका सामान मंगाने में, क्योंकि वो सस्ता है। खरीदने वाले भी सोचते चीन की सामान सस्ता है। थोड़ी भी राष्ट्र की भावना नहीं आती कि भाई ये हमारे राष्ट्रीय हितों के, हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के सर्वथा ये खिलाफ है। ये भावना नहीं आती है ना। और वही चीन आक्रमण भी करता है अपने देश पर। और जब बात बहुत उभर जाती है तो थोड़ा दिखावे के रूप में वो चीनी सामान का जला दिया, कर दिया, ये सब दिखावा। भावना नहीं रहती है कि भाई हम राष्ट्र हित में टोटल जो है वो बहिष्कार करें, सस्ता हो चाहे महंगा हो। एक उदाहरण यानी इस बीमारी का कितना आयाम है और कितना जो है ये जड़ ले चुका है, उसके नमूने के तौर पर इतिहास में गद्दार के नाम पर जयचंद ने वो विदेशी आक्रामक यानी मोहम्मद गोरी का साथ दिया, यहीं के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। वो उसको जो है क्लाइव यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लाइव ने मिला लिया। उस मीर जाफर ने जो सेनापति था, नवाब सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? पश्चिम बंगाल के, या बंगाल, वो पश्चिम बंगाल तो नहीं था, बंगाल था। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला
का सेनापति था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो है क्लाइव से मिल गया। क्लाइव से मिलने में उस मीर जाफ़र को जरा भी समझ नहीं हो कि भाई ये देश का दुश्मन है। सिर्फ लालच में, उस लालच दिया, कुछ पैसे दिया, कहा कि जब हम इनको आपके नवाब को हराएंगे, नवाब सिराजुद्दौला के हराएंगे तो आप ही को जो है वो बना देंगे नवाब। इस लालच में वो मीर जाफ़र जो है दुश्मन अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और उसे पूछा कि हमको करना क्या होगा। क्या बोला कि युद्ध के मैदान में जो 18,000 सेना है नवाब सिराजुद्दौला की, वो 18,000 सेना को आपको आत्मसमर्पण या सरेंडर करवा देना है। और उस प्लासी का मैदान था, जो युद्ध का मैदान का नाम था प्लासी के युद्ध के मैदान में क्लाइव यानी ईस्ट इंडिया कंपनी क्लाइव के महज 3 सैनिक। हालांकि जब युद्ध की बात आई तो क्लाइव ने अपने जो इंग्लैंड के जो उसके आका थे, जो बॉसेस थे वहाँ पे इंग्लैंड में, तो उससे सहायता मांगा कि भाई कि बहुत वो ये निर्णायक युद्ध है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पाँव जमा सकती है। और जमाए भी। प्लासी के युद्ध के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पाँव जमे हैं भारत में। तो ये क्लाइव ने अब जो उसके बॉसेस या जो उसके आका लोग इंग्लैंड में थे, उससे सहायता मांगा जब क्लाइव ने, तो वहाँ के लोगों ने कहा भाई कि यहाँ से कोई सेना उन्हें नहीं जाएगी, वहीं से अपना व्यवस्था देखो, अब सब कुछ देखो वहीं से। तब उसने ये चाल चली और इसी को मीर जाफ़र को लालच दे के मिलाया। मीर जाफ़र ने नहीं सोचा कि भाई ये हमारे देश का दुश्मन है। सिर्फ लालच में, नवाबी के लालच में उसने इस मुल्क के साथ गद्दारी किया। और प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी या क्लाइव के महज 300 सैनिकों के आगे नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना को ये गद्दार मीर जाफ़र ने आत्मसमर्पण करवाया। जरा देखिए, 300 के आगे 18,000। और बात यही नहीं थी, इस दुखद जो घटना हो रही थी उसको देखने वाले 1 लाख लोग थे, तमाशा देख रहे थे। और 1 लाख लोगों में ये भावना होती कि नहीं भाई क्लाइव इस देश का दुश्मन है, तो वहीं पर क्लाइव सहित और मीर जाफ़र का काम तमाम कर दिए होते 1 लाख लोग। लेकिन तमाशा देख रहे थे कि यदि ये रियासत ढह रही है नवाब सिराजुद्दौला की, तो ढहने आप दीजिए, ये मुसलमान है ना। ये ही भावना जो है इस देश के लिए बहुत घातक है कि हमारे देश में कुछ मानसिकता ऐसी काम करती है कि भारत के बाहर के प्रति भक्ति और भारत के दुश्मनों के प्रति भक्ति, अपने देश के लोगों को सम्मान नहीं देना। भारतीय जनता दल कहता है कि नहीं, अब वो चीज़ें बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले अपने देश के लोगों को सम्मान देना पड़ेगा। इसीलिए भारतीय एकता बहुत जरूरी है। इसीलिए समाज के वो तबके जो अपने को उपेक्षित समझते हैं, अपने को अलग थलग समझते हैं, जातियों के नाम पर उनके जो मसीहा उनके मसीहा वो बने हुए हैं। कहीं पर जो है अनुप्रिया पटेल, कहीं पर संजय निषाद, कहीं ओम प्रकाश राजभर, इस टाइप से जातियों में भी उपजातियाँ, तो उनको जो अलग थलग किया गया है, उपेक्षित जो अपने को समझते हैं, या इसी टाइप से सबको एक साथ लाना है, सबको सम्मान देना है, सबको जो है इज्जत बख्शनी है, और बराबरी के आधार पर ये एहसास दिलाना है कि सब लोग भारतीय हैं और सब लोग ये बराबर हैं। इस मुहिम को जितना भी तेज कर सकिए, और भारतीय जनता दल ने पहले भी कहा हुआ है कि सोशल मीडिया का क्या ज़माना है,
और घर में बच्चे बच्चे मान लीजिए बच्चे बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, हर ग्रुप में इसको बढ़ाइए। जितना ही इसका प्रसार होगा, जितना ही इसका विस्तार होगा, और उतना ही इस देश का, इस समाज का भला होगा। तो कहा जा रहा था कि हमारे देश में कुछ मानसिकता, कुछ तबका ऐसा है कि अपने देश के लोगों को सम्मान देने के बजाय देश के बाहर या देश के दुश्मनों को जो है उनको तरजीह देते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं, उनको प्रेफरेंस देते हैं। अब देखिए, जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में जो कट्टरवादी तत्व हैं वो इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार मानने नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बीजेपी है, बीजेपी वो राष्ट्रवाद का मुखौटा बनी, भाई ये राष्ट्रवाद चला रही है। उसके राष्ट्रवाद की असलियत जो अब तक बताया गया है और बताया जाएगा कि राष्ट्रवाद को मुखौटा पहन करके ये सारी गतिविधि जो है वो राष्ट्र विरोधी और भारत विरोधी। इसकी बातों पर नहीं जाना है कि वो जनधन योजना, वो उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना किसानों के लिए जो है वो जो पैसा डालती है, इससे जो है राष्ट्र विरोधी नहीं है। ये देश के लोगों को जानना चाहिए कि अंग्रेजों ने भी इस देश में माने अपने ही, हालांकि अपने बिजनेस के अनुसार जो है और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। रेलवे लाइन बिछाई, पोस्टल नेटवर्क दिया, टेलीग्राफ नेटवर्क दिया, माने हाई कोर्ट वगैरह की स्थापना की, न्यायालय की स्थापना की, कई बिल्डिंगें बनाई। लेकिन ये सब करने के बाद भी वो इस देश के दुश्मन हैं थे। ये यानी इस चरित्र में उनके इस करतूत में जरा भी जो है वो फर्क नहीं पड़ता है इससे। उसी प्रकार ये जीएनपीसी गरीबों के नाम पर तमाम स्कीम, वो लंबी श्रृंखला है, लेकिन तमाम स्कीम की घोषणा कर देने से, मनरेगा की घोषणा कर देने से, करवाने से, अपने गरीबों से मैंने 60-70 साल के बाद भी गड्ढा वो खुदवाने से वो गरीबों की हितैषी नहीं वो बन गई। यदि हितैषी बना था तो कि ऐसी नौबत ही न है कि हमारे गरीब भाई अभी भी गड्ढा खोदें। उनका जीवन स्तर हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, सबके साथ आएँ, प्रतिष्ठित हों, उनको इज्जत मिले, उपेक्षित न हो, ये करने की आवश्यकता थी। लेकिन उनको उसी स्थिति में रख करके उनसे गड्ढे को खुदवाना और जो है मनरेगा पर जो है तमगा लूटना और वोट बटोरना, यह कोई देश के जो सबसे खतरनाक दुश्मन होगा उसी का हो सकता है। तो बीजेपी में जो, भारतीय जनता पार्टी में जो कट्टरवादी तत्व हैं, इन देश के दुश्मनों पूरी जीएनपीसी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इत्यादि को देश का गद्दार जो है मानने नहीं देते हैं। और वही कट्टरवादी तत्व हमारे ही जो है भारतीय समाज के लोगों को, किसी को चमार कहलवाएंगे या कहेंगे, किसी को हरिजन कहेंगे, किसी अपने भारतीय वो समाज के तबके को, किसी को जो है वो पंचर पुत्र कहलवाएंगे, और मियाँ, मुसलमान, कटुआ, जिहादी, पाकिस्तानी, यहाँ तक वही कट्टरवादी तत्व अपने ही भारतीय भाई बहनों को अपमानित करेंगे। लेकिन जो गद्दार जो है ये राहुल गांधी है, उसको गद्दार के रूप में न समझा जाए, इसके बराबर वो साजिश करेंगे, वही तत्व जो है। तो आज समय आ गया है कि ऐसे तत्वों को पहचानिए, ऐसे राजनीतिक दलों को अच्छी तरह पहचानिए। लेकिन भारतीय जनता के दल कह रहा है, या मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पहचानने से काम नहीं चलेगा, इसके इलाज की आवश्यकता है। नस्ल में नाबूद, जड़ से समाप्त करना, ये मन में ठानिए। जब तक ये
इनकी एक भी जड़ रहेगी, हमारे भारतीय भाई बहनों में भारतीय एकता आने में बहुत दिक्कत आएगी। हमारे भारतीय भाई बहनों के जो कुछ तबका जो अपने को अलग थलग समझता है, अपने को उपेक्षित समझता है, सबके साथ नहीं है, वो समस्या जो है बनी रहेगी जब तक ये दल रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी, जीएनपीसी यानी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस, जिसको कि हमारे भारतीय भाई बहन कांग्रेस के रूप में रहना, और इसी के आसपास वाम दल, और फिर जो उसके सैटेलाइट टाइप के जो इर्द गिर्द वो चक्कर लगाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग, जेडीयू के लोग, टीएमसी के लोग, और जो है शिवसेना, और ये आपकी और टीडीपी और डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली, ये सब के सब जो है इसी जो जेएनपीसी का जो चरित्र है और बीजेपी का जो चरित्र है उसी के आसपास है कि अपने देश के लोगों को अपने को सम्मान नहीं देना और देश के गद्दारों को समर्थन देना और उनको गद्दार नहीं मानना। अब जैसे पंजाब के जो पंजाब में हमारे भारतीय भाई बहन हैं, ये समझाया जा रहा है कि इसी जेएनपीसी ने हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का 6000 का साजिश करके कत्ल करवाया। ये भारतीय ताकत दल ही उनसे पूछता है कि भाई अरे जिसने हमारे इन भारतीय भाई बहनों का अपने इस भारतीय भाई बहनों का कत्ल करवाया, उसको वोट क्यों मिल रहा है? तो उसमें से ये बात निकल के आई कि इस जेएनपीसी ने अफवाह झूठ का शिकार बना करके उनके दिमाग में ये भर दिया कि आपका कत्ल जो है वो जेएनपीसी ने नहीं करवाया है, वो आरएसएस ने करवाया है। लेकिन भारतीय भाई बहनों, हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहनों, ये सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, हरकिशन लाल भगत, वो कमलनाथ, ये आरएसएस के नहीं है। इस प्रकार तो इस जेएनपीसी को समूल समाप्त करने के लिए हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन एक तो अपने को पंजाबी कहना छोड़ दें, अपने को सिख कहना छोड़ दें, सिर्फ भारतीय अपने को माने। समाज, पूरे भारतीय समाज में जो है जो भारतीयता की आवश्यकता है, भारतीयता की जो लहर है, उसमें शामिल हों और इस जेएनपीसी को समूल समाप्त करने के लिए ठाने। और हमारे इन पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहनों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिस चीज़ के लिए उठान लेते हैं, सरदार जो अपने जो शहीद आजम भगत सिंह और हमारे अमर शहीद जो है उधम सिंह, इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसको वो करके छोड़ते हैं। तो हमारा जो है पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहनों से विनती है भारतीय जनता दल की कि आप जो है भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाइए और जेएनपीसी को समूल समाप्त करिए। वो अमरिंदर और जो है सिद्धू में भेद मत करिए, अमरिंदर, सिद्धू और इन अकालियों में भेद मत करिए, बीजेपी में भेद मत करिए। सबको अब जो भी चुनाव आएगा उसमें भारतीय जनता दल कैंडिडेट भी देगा आपको। और एक छुटैया ये पहुंचा हुआ है, क्या नाम है, ये केजरीवाल। तो केजरीवाल अब वो अभी से वो रेवड़ी बाजी शुरू कर दिया। रेवड़ी बाजों को तो बिल्कुल शिकस्त दीजिए आप लोग। जिन दलों के पास अपनी आवाम को कोई अच्छी चीज़ देने के लिए नहीं होती है, वही इस तरह की वो रेवड़ी बांट करके हमारे यानी भारतीय भाई बहनों को शिकार बनाते हैं। वो रेवड़ी की जो कीमत है हमारे आपके सर पर ही आती है।
मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी फलाने, उसका भार हमारा आपके सर पर ही आएगा। वो केजरीवाल जो अपनी जेब से नहीं देगा वो। तो इन सारी ताकतों का निपटारा करने के लिए एक बहुत ही प्रभावकारी व्यवस्था है इलेक्शन, चुनाव, मतपेटी, ईवीएम मशीन। वहीं पर इनका इलाज और इंतजाम वो करने का मन बनाइए सभी लोग। तो प्लासी के युद्ध की बात हो रही थी, और वो जो 1 लाख लोग तमाशा देख रहे थे, उनमें ये भावना नहीं आ रही थी कि भाई ये जो नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उनसे कुछ व्यक्तिगत असहमति हो सकती है, लेकिन फिर भी वो अपने इसी मुल्क के इसी देश के हैं। और ये क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी ये बाहर की है और हमारी शत्रु है। इस चीज़ का अभाव था ना, तभी तो 1 लाख लोग तमाशा देख रहे थे। यदि में ये भाव होता कि नहीं भाई, ये जो नवाब सिराजुद्दौला हैं, ठीक है, कुछ व्यक्तिगत अपना मन है, लेकिन ये अपने देश के। तो वो 1 लाख लोग जो है उस क्लाइव का, उनके 300 सैनिकों का और मिर्जाफर का भी वो इलाज कर दिए होते वहीं पर। तो इस तरह की कमजोरी है। अंग्रेज जो है यहीं के लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया, यहीं के लोगों को अपने पुलिस में भर्ती किया, और जो भी जुल्म सितम हमारी आवाम पर ढाए हो, तो वो अंग्रेज नहीं, ढाने वाले अंग्रेज नहीं थे। अंग्रेजों ने जो यहीं के लोगों को जो अपनी सेना पुलिस में भर्ती किया था, वही पुलिस, वही सेना जो है वो जुल्म ढा रही थी हमारे भारतीय पर। तो इस कमजोरी को जरा पहचानिए। तो भारतीय एकता के लिए काफ़ी जो है उपदेश भी लोगों ने, कुर्बानी भी दी, संविधान भी बन गया, लेकिन वो जो मानसिकता है, वो जो कट्टरवादी सोच जो है, अभी भी सिस्टम पर, सत्ता पर हावी होने के लिए तरह तरह रूप वो बदल करके आपके सामने आ रही है। अब ये भारतीय जनता पार्टी में वो किस रूप में आ रही है कि वो हिंदुत्व और सनातन की रक्षा के नाम पर आ रही है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर आ रही है। भारतीय जनता दल विशेष करके अपने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के से ये कहना चाहता है, स्पष्ट रूप से बताना चाहता है और निवेदन भी करना चाहता है कि ये बीजेपी कभी भी, या बीजेपी के तत्व वो हिंदुत्व का प्रतिनिधि हो नहीं सकते। ये वो हिंदुत्व के आदर्शों के प्रतिनिधि या उसकी पात्रता इनके पास बिल्कुल नहीं है। हमारा हिंदू सनातन बहुत ही पुराना एक विचार है, एक उसका दर्शन है, उसका दृष्टिकोण है, उसका व्यवहार है, उसकी सोच है। उसका प्रतिनिधित्व जो है कभी भी बीजेपी के लोग या उसकी पात्रता नहीं रख सकते। और उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जो भी सोच ये इस बात पर बल दे, भाई राष्ट्र हमारा मजबूत रहेगा तभी उसमें रक्षा हो सकती है हिंदू सनातन की। और उसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भी समझना पड़ेगा, हालांकि वो भी धीरे धीरे आप समझ रहे हैं। हमारा ये भारत राष्ट्र महफूज रहेगा तभी इस्लाम की सलामती है। लेकिन ये सब सिखाते हैं कि नहीं, पहले वे हिंदू सनातन राष्ट्र रहे चाहे न रहे, ये सिखाते हैं। इसलिए इनकी जो सेना है, पुष्पेन कुलश्रेष्ठ गिरोह, उसमें कई लोग हैं जो है वो नाम लेना भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो गिरोह है वो हमेशा भड़काता है कि सरकार का हम तो वो जरा उनके भाषण को जरा सुनिए। वो कहते हैं कि भाई ये काम सरकार का थोड़ी है, या सभी काम वो सरकार थोड़ी करती है।
ये काम आपको करना है। जो तत्व जो है कानून को अपने यानी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या परोक्ष या अपरोक्ष से या कोवर्टली या ओवर्टली कानून को अपने हाथ में लेने के लिए वो उकसाता है, वह इस देश का सबसे बड़ा शत्रु है। सभी काम यदि कानून व्यवस्था की है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे केंद्र की, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे केंद्र की हो। अब तो यह है कि उनकी विफलताओं को छुपाने के लिए फिर ये समाज को जो है वो उभारते हैं, समाज में नफरत ये फैलाते हैं। तो वो कट्टरवादी वो कट्टरवादी तत्व जो है वो सामंतशाही की तरह उनका व्यवहार भी होता है, संभ्रांतवादियों की तरह उनका व्यवहार होता है और उनकी सोच होती है। तो वो कट्टरवादी तत्व जो है अब इस रूप में प्रकट हुए हैं कि वो हिंदू सनातन की रक्षा कर रहे हैं, और हिंदू सनातन की रक्षा के लिए जो है बीजेपी को वोट दीजिए। और फिर इस समाज में ध्रुवीकरण, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जो भी समाज में विखंडन करके, और ध्रुवीकरण भी विखंडन का एक माने वो उसी का दूसरा रूप है। ध्रुवीकरण समाज में जो विखंडन है करके अपने वोट सत्ता हथियाने की साजिश करता है, वह समाज का शत्रु है। उसको वोट देना बहुत बड़ा अपराध है, एक राष्ट्रीय कलंक है। ये राष्ट्रवादी नहीं हो सकते बीजेपी वाले, ना तो राष्ट्रवादी हो सकते हैं, ना तो हिंदू सनातन जो इतना महान हमारा आदर्श है और उसकी संस्कृति है, उसका दर्शन है, उसके पात्र हैं, और या उसके ये प्रतिनिधि हो सकते हैं। ये हमारे सभी, विशेष करके हमारे सभी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन समझ लें। और ऐसी समझ विकसित करनी होगी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन कि जो हमारे समाज में नफरत फैलाते हैं, भेद विभेद फैलाते हैं और विखंडन की बात करते हैं, वो कभी भी हमारे इस समाज के या इस्लाम के वो हितैषी नहीं हो सकते। ये असदुद्दीन गिरोह, जिस प्रकार ये पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह जो है वो हिंदू सनातन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता, उसी प्रकार असदुद्दीन गिरोह भी हमारे इस्लाम का जो कि एक महान आस्था है, बहुत पवित्र आस्था है, उसका प्रतिनिधि ये नहीं हो सकता असदुद्दीन गिरोह। उसकी पात्रता इसके पास नहीं है। ये सभी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन समझें। मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये समझ लें कि यह असदुद्दीन गिरोह हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का या इस्लाम का, इस्लाम एक महान पंथ है, महान जो है वो विचारधारा है। कुछ कुरीतियों को छोड़ दीजिए, कुरीत तो हर जगह मिलती है, वो हिंदू सनातन में भी मिलेगी। तो उसको कीप इट असाइड। तो एक महान विचार है और महान पंथ है, उसकी पात्रता असदुद्दीन गिरोह के पास नहीं है। असदुद्दीन गिरोह हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का प्रतिनिधि भी नहीं है। यही चीज़ हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के प्रत्येक आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार और जैसा कि बताया गया है कि मोटा मोटी कि जो भी समाज में फर्क डाल करके, अब वो ये दो असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि हम मुसलमानों की बात करेंगे, जो सिर्फ मुसलमानों की बात करे, जो सिर्फ हिंदुओं की बात करे, वो समाज का, भारतीय समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। और ये समझ जो है पूरे समाज में आना चाहिए। कमजोरी वहीं आ जाएगी कि असदुद्दीन को इस रूप में जो अभी बताया गया है, वो कुछ लोग तो माने, और कुछ लोग जो है, अब जैसे कि वो इस्लाम आस्था वाले समाज के कुछ लोग ये ना माने कि नहीं भाई
ये असदुद्दीन ओवैसी जो है वो समाज का दुश्मन नहीं है, भारत का दुश्मन नहीं है, भारतीय समाज का दुश्मन नहीं है, इसलिए कि वो मुसलमानों के हित की बात करता है। ये गलत है। असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे पुष्पन जो है वो कुलशेद गिरोह हो, और मैंने असदुद्दीन गिरोह हो चाहे पुष्पन वो कुलशेद गिरोह हो, जो भी समाज में भेद विभेद, जैसे कि ये पुष्पन कुलशेद गिरोह सिर्फ बात करता है हिंदुत्व की, और ये तो एक कदम और आगे इसमें बुराई है। ये इस्लाम पर आक्रमण, कम से कम असदुद्दीन गिरोह जो है वो हिंदुत्व पर आक्रमण नहीं करता है, लेकिन ये बराबर आक्रमण भी करता है। इस एक बुराई और है असदुद्दीन, मैंने ये पुष्पन कुलशेद गिरोह का एक सबसे बड़ी बुराई है कि वो बोलते बोलते जो है वो इस्लाम पर जो है वो आक्रमण करता है। उसकी नज़रों में ये नेहरू खतरनाक नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर दिखाने के लिए नेहरू के विषय में बोल देगा, लेकिन उसकी नज़रों में ये नेहरू वो खतरनाक नहीं है इस देश के लिए, इंदिरा वो खतरनाक नहीं है, राहुल खतरनाक नहीं है, उसके लिए वो सिर्फ जो है वो सोनिया गांधी के विषय में कहानी वो जो है वो रहता है। लेकिन भारतीय जनता दल कहते हैं कि पूरा का पूरा कुनबा जो है ये वही नहीं, बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी भी है, और ये जवाहरलाल नेहरू भी है, इंदिरा भी है, राजीव गांधी भी है, सोनिया गांधी भी, राहुल गांधी, सब प्रियंका गांधी, ये सब के सब देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, जरा भी यानी कोई किसी से कम नहीं। लेकिन ये जो पुष्पन कुलशेद सिखाता है कि हाँ नेहरू जो है वो घृणा करने योग्य हैं, सिर्फ इस आधार पर कि उनके दो पीढ़ी पहले जो है उनके पूर्वज जो है मुसलमान थे। इस तरह की बात वो सिखाते हैं सब। तो तरह तरह की बातों से बताने का मतलब यह है, उसका मोटा मोटी बस ये पहचान लीजिए कि जो भी समाज में विखंडन के आधार पर, नफरत के आधार पर अपनी मुहिम चलाता है, जो ये कहता है कि भाई कि हम सिर्फ हिंदुओं के हित की बात करेंगे, हिंदुओं की रक्षा करेंगे, हम मुसलमानों की हित बात करेंगे, वो पूरे भारतीय समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। ये समझ जो है हमारे सभी जो है वो भारतीय भाई बहनों में विकसित होनी चाहिए, और ऐसे लोग ही देश के दुश्मनी के प्रति इनकी हमदर्दी होती है। ऐसे लोग ही जो है वो नवाब सिराजुद्दौला को को अपना दुश्मन मानेंगे, और कुलायू और ईस्ट इंडिया कंपनी से को प्रेफर करेंगे, या उसके साथ दोस्ती करने में कोई गुरेज नहीं होगा, और उसको दुश्मन नहीं मानेंगे। तो ये मानसिकता काफ़ी जड़ ले चुकी है, लेकिन भारतीय जनता दल पूरा इस बात के लिए आश्वस्त है कि ये मुहिम आगे चलेगी, इस तरह की मानसिकता ध्वस्त होगी। इसलिए भारतीय एकता जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे भारत का विभाजन हुआ, हमारे सत्ता की जो है वो छीना झपटी में भारत, ये सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जाने कि इससे बड़ी कोई त्रासदी भारत के इतिहास में है नहीं। और वो हिंदू वर्सेस वो मुस्लिम में नहीं हुआ था, ये सिर्फ सत्ता की छीना झपटी और जो है सत्ता हथियाने की हवस, ये किसको हवस थी? नेहरू को, जो कि प्रधानमंत्री पद के लिए पात्र था ही नहीं, और न पात्र भी नहीं था, और न उसके समर्थन में भी कोई नहीं था। लेकिन जो सत्ता हथियाने की जो उसकी हवस थी, उसी के चलते देश बटा। उस बड़ी त्रासदी को ये कट्टरवादी तत्व कहते हैं कि देश बट गया। इस पर नहीं कहते हैं कि इतने लाख लोग मारे गए, इतना वो घर उजड़े। वो उनसे कभी बात करिए इन कट्टरवादी तत्वों से, कहते हैं कि विभाजन हो गया, हुआ तो ठीक ही हुआ,
कुछ तो मुसलमान चले गए, कुछ तो पाप कटा। ये मानसिकता अभी भी है। वही मानसिकता जो है ये हमारे पूरे सिस्टम में तरह तरह का भेष बदल करके हमारे सत्ता पर वो कभी हो करके भारतीय एकता का दुश्मन बनी हुई है। तो हमारे सभी भारतीय भाई बहनों से ये विनती है कि मत पेटी पर ऐसी ताकतों को, और फर्क मत करिए कि बीजेपी अलग है, जेएनपीसी अलग है, सपा अलग है, बसपा, सारी ताकतों को एक ही साथ ईवीएम मशीन पर, मत पेटी पर, बूथ पर, बैलेट बॉक्स पर उनका इलाज करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।